नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंशु हिस्ट्री पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। जो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन है। सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए पुरातत्व अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें दो प्रकार की विधियां प्रमुख है: सावधान एवं पुरावस्तुओं का अध्ययन। दोस्तों जो हमारे पुरातत्व जो हैं वो मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय की आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु इसमें जो हम पढ़ेंगे वो दो प्रकार की विधियां हैं: सावधानों का अध्ययन और पुरावस्तुओं का अध्ययन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सावधानों का अध्ययन। सावधानों का अध्ययन समाज में प्रचलित सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। जो सावधानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सब समाज में जो विभिन्नताएं होती है उनके बारे में जो है महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। तो ठीक है, मिस्र के कुछ पिरामिड का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के समय में किया था। दोस्तों जो मिस्र है उसके कुछ पिरामिडों का जो निर्माण है वो हड़प्पा सभ्यता के काल में ही किया था, हड़प्पा के सभ्यता के काल में हुआ था। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई गई थी। यह पिरामिड राजकीय माने जाते थे। दोस्तों जो ये पिरामिड है इसमें कई प्रकार की हमें धन संपत्ति मिली है और पुरातत्विदों का कहना यह है कि ये जो पिरामिड हैं ये राजकीय यानी कि राजा वगैरह के होया करते थे या फिर किसी धनी व्यक्ति के होया करते होंगे। तो इससे हमें उस समय के पता चलता है, मतलब इससे हमें उस समय के सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के बारे में पता चलता है। ये जो है दोस्तों ये है मिस्र का पिरामिड। ये आप देख सकते हो कितना ऊंचा है। इस तरीके से बनाए जाते थे मिस्र में जो पिरामिड है, और इसमें जो है काफ़ी मतलब धन संपत्ति आभूषण जो है इसमें इस मर जाता था इंसान, मतलब जो राजा वगैरह मर जाते थे उनके साथ इसमें धन संपत्ति गाड़ी जाती थी। तो कुछ इस प्रकार हड़प्पा के सावधान भी थे, कुछ इसी प्रकार मतलब ऐसे नहीं थे बट इसके तरह ही मतलब हड़प्पा के सावधान भी थे। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मृतकों को खड्डे में दफनाते थे। उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को खड्डे में दफनाते थे। इन खड्डों के निर्माणों में विभिन्नताएं होती थी। ये जो खड्डे होते थे इनमें विभिन्नताएं होती थी। किस प्रकार होती थी दोस्तों? कुछ खड्डों की जो सतह थी उसको ईंटों से चिनाई की जाती थी। कुछ खड्डे की जो सतह होती थी उनको ईंटें से चुनाई की जाती थी, और कुछ को ऐसी मतलब नॉर्मल वे में छोड़ दिया जाता था, उसमें शवों को गड़ा दिया जाता था। और कुछ से हमें मृतभांड, आभूषण तथा अनाज के प्रमाण मिले हैं। मृतभांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं, अनाज के प्रमाण। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों के सावधान से मिले हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के सावधान से आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया जाता था। कहीं कहीं मृतकों को जो है तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया जाता था। अब हम बात करेंगे दूसरा पुरावस्तुएं। सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए पुरातत्व पुरावस्तुओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देते हैं। पुरावस्तुएं दो भाग में बांटी हैं, मतलब जो पुरावस्तुएं जो वो दो भागों में बांट दी गई हैं, मतलब दो भागों में बताते हैं। जैसे कि उपयोगी, ये जो उपयोगी होती थी दोस्तों ये रोजाना की वस्तु, मतलब घरों में जो रोजाना यूज़ होती थी वो वाली वस्तु थी। और विलास की वस्तु ये जो है काफ़ी कीमती वस्तुएं करती थी। ये आपको मैं यहाँ डिटेल में समझा देता हूँ। उपयोग वस्तुओं का प्रयोग। ये जो वस्तुएं थे इसका रोजाना प्रयोग होता था दोस्तों, यहाँ पर रोजाना आएगा उपयोग। इन वस्तुओं का प्रयोग रोजाना जीवन में किया जाता था। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे पदार्थों से बनाया जाता था। इन्हें पत्थर से और मिट्टी से बनाया जाता था। इसमें जो हमें मिले हैं वो हैं चक्कियाँ हैं, मृतभांड है, सुइयाँ आदि, और खुदाई के दौरान जो हमें कई चीज़ें और इसके अलावा भी मिली हैं, ये हमें खुदाई से मिली हैं। अब हम बात करेंगे विलास की वस्तुएं। यह वह वस्तु आएगी दोस्तों यहाँ पे। ये वह वस्तुएं थी जो बहुत कीमती थी, जिनको बहुत जटिल तकनीक से बनाया जाता था। मतलब इनको जो है काफ़ी कठिनाइयों से बनाया जाता था और ये कीमती हुआ करती थी। उदाहरण के लिए कांसे से बने छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। कांसे एक तरह का पत्थर होता है दोस्तों, कांसा नहीं, फ्यांस, कांसा बोल दिया सॉरी दोस्तों।
फ्यांस से बने छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। फ्यांस जो होता था एक तरह का पत्थर होता था, और ये जो है का मतलब इसके जो पात्र बनाए जाते थे वो काफ़ी कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी कठिन था। ये वस्तुएं केवल बड़ी बस्तियों में मिलती थी। ये जो वस्तुएं जो थी दोस्तों, ये बड़ी बस्तियों में मिलती थी। इससे हमें इसके बारे में हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो समाज में थी आर्थिक विभिन्नताएं थी, क्योंकि उस समय दो प्रकार के वस्तु होया करती थी दोस्तों। एक तो दुर्ग, जो कि मतलब ऊंचा क्षेत्र होया करता था। ये जो है यहाँ पर राजा तथा राजा के अधिकारी रहा करते थे, और ये छोटा नगर होता था, लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं हम अमीरी नगर होता था। मतलब एक अच्छा और बढ़िया धनी लोग यहाँ पर रहा करते थे, और एक प्रकार का जो होता है नॉर्मल जो लोग रहते थे वो इस नगर में रहते थे। निचले भाग में जो निचला भाग जो था वो होता तो काफ़ी बड़ा था, बड़ा नगर होता था, परंतु यहाँ पर जो सामान्य लोग रहा करते थे, आज तरीके के कहें तो एक गरीब लोग जो यहाँ पर रहा करते थे। और ये जो दुर्ग होते थे इसमें राजा तथा राजा के धनी लोग और राजा के जो अधिकारी थे वो रहा करते थे। अब आगे बात करते हैं हम शिल्प उत्पादन की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो शिल्प उत्पादन था वो किस तरीके का था, वो क्या क्या बनाते थे, क्या क्या नहीं बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प वस्तु के निर्माण में बहुत कुशल थे। जो वो शिल्प बनाते थे उसके निर्माण में काफ़ी कुशल थे। इसमें उन्होंने क्या बनाया दोस्तों, मनके बनाना जानते थे वो, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट आदि बनाना वो जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके कुछ स्थल जैसे मोहनजोदड़ो एक मिनट दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट उस समय के शिल्पकारों के प्रमुख केंद्र थे। ये जो सारे केंद्र दोस्तों, हड़प्पा, नागेश्वर, बालाकोट, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, और ये जो उस समय के शिल्प उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र थे। अब उधर जो है दोस्तों मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने में कार्निलियन, जेस्पर, सेल खड़ी, क्वार्टर स्टीप नामक आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो है धातु जो होती थी दोस्तों, धातु में सोना चांदी का प्रयोग किया जाता था। शंख, पक्की मिट्टी, हाथी दांत से भी मनके तैयार करे जाते थे। शंख से भी और हाथी दांत से भी और पक्की मिट्टी से भी मनके बनाए जाते थे। मनके दोस्तों एक तरह का मोती होया करता था। जिस तरीके से हम आज जो प्रयोग करते हैं ना मोती का, उस तरीके से हम उनको जो है हड़प्पा सभ्यता काल में मनके कहा जाता था। मतलब मनके बनाते थे वो लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए मनके कई आकार के थे। ये कई आकार के होते थे, ये गोलाकार के होते थे, ये चक्राकार के होते थे, बेलनाकार के होते थे आदि। बेलनाकार जो होता था ये सर्वाधिक लोकप्रिय था। जो इस समय का जो मनके था बेलनाकार का, वो सर्वाधिक लोकप्रिय था। लोग जो हैं उस समय मनकों की माला भी बनाया करते थे, छोटे छोटे मोती की जो है माला बनाया करते थे इस तरीके से, और उसको एक धागे में पिरोकर गले में पहना करते थे। इस तरीके से ये जो मोती हैं इनको धागे में पिरोया करते थे और गले में पहना करते थे। अगली बात करते हैं हम कच्चा माल। हड़प्पा सभ्यता का जो कच्चा माल था उसमें क्या आता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा, हाथी दांत, पत्थर, चिकनी मिट्टी, चक्कियाँ, सुइयाँ, कार्लिनियल ये पत्थर हुआ करता था, हड्डियाँ, त्यागा हुआ माल, कूड़ा करकट, ये लकड़ियाँ जो हैं कई प्रकार के कच्चे माल प्रयोग किया करते थे। दोस्तों कच्चे माल को ये प्राप्त कहाँ से करते थे ये मैं आपको बताता हूँ। कच्चे माल को प्राप्त करना, हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते थे। मृत भांडों, मूर्तियाँ, खिलौना एवं ईंटों के निर्माण के लिए जो है चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे। ये चिकनी मिट्टी जो हरियाणा के बनावली तथा अन्य क्षेत्रों से भी आया करती थी। और नागेश्वर एवं बालाकोट शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ आदि के प्रसिद्ध केंद्र थे। जो नागेश्वर और बालाकोट जो थे ये शंख से बनी चूड़ियाँ और करछियाँ का प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ से जो कच्चा माल जो था वो चनहूदड़ो, लोटल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भेजा जाता था। यहाँ से जो है कई क्षेत्रों में मतलब कच्चा माल भेजा जाता था। हड़प्पा के लोग जो है वस्त्र निर्माण के लिए कपास, लोथल, रंगपुर एवं धोलावीर से प्राप्त करते थे।
हड़प्पा के जो लोग थे वो वस्त्र कपड़े के निर्माण के लिए जो है वो कपास जो थी वो लोथल, रंगपुर और धौलावीर से प्राप्त करते थे। दोस्तों ये देव है, यहाँ पे दवे लिख दिया है। लकड़ियों और शिलाजित कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर आएगा, कश्मीर से मंगवाया करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे वो लकड़ी, शिलाजित और जो आपका शिलाजित है कश्मीर से मंगवाया करते थे। राजस्थान से संगमरमर और तांबा तथा दक्षिण भारत से सोना मंगवाते थे। वह लोग जो थे राजस्थान से तांबा मंगवाते थे, संगमरमर का पत्थर होता है एक तरीके का वो मंगवाते थे, और सोना जो है वो दक्षिण भारत से मंगवाया करते थे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कला। कला की हम बात करते हैं। कला, मूर्ति कला हड़प्पा सभ्यता के, मूर्ति कला में हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्पकार मूर्ति निर्माण में बहुत निपुण थे। वह जो है हड़प्पा सभ्यता के जो शिल्पकार थे वो मूर्ति निर्माण में बड़े निपुण थे। यह मूर्तियाँ पत्थर, टेराकोट, पक्की मिट्टी और धातु से बनी होती थी। ये जो मूर्तियाँ जो थी वो पत्थर, पक्की मिट्टी और टेराकोट को पक्की मिट्टी कहते हैं दोस्तों, और धातु से बनी होती थी। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो से हमें जो है एक राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। यह मूर्ति जो है सफ़ेद रंग के पत्थर से बनी है दोस्तों, और यह 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई जो है वो 17.5 सेंटीमीटर है। आगे मैं आपको मूर्ति दिखाऊंगा इसमें। अभी एक मिनट मैं आपको पहले इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। इसमें अपने शरीर को एक शॉल से लपेटा हुआ है। ये जो मूर्ति है इसने अपने आप को जो है एक शरीर से लपेटा हुआ है, और इस पर जो है 3 पत्ती का नमूना बना हुआ है। इसकी आंखें बड़ी और आधी खुली है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मूर्ति है ये हमें मिली है। इसकी जो पिक्चर ली गई है उसमें इसका कलर इस तरीके का आ गया है, परंतु ये सफ़ेद पत्थर से बनाई गई मूर्ति है। आप देख सकते हो ये इन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है और इसके ऊपर 3 पत्तियों का नमूना बना हुआ है, और ये जो है इनकी आंखें जो है वो आधी खुली है, पूरी नहीं आधी खुली है। तो इस प्रकार से हमें मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की मोहनजोदड़ो से। अगली बात हम करेंगे बर्तन बनाने की कला। हड़प्पा के लोग बर्तन बनाना भी जानते थे। यह पत्थर सादा तथा रंगीन दोनों से होती है। दोस्तों बर्तन आएगा यहाँ पे। यह बर्तन सादा तथा रंगीन दोनों तरीके के होया करते थे। यह बर्तन पर सुंदर डिज़ाइन भी बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये बर्तनों पर सुंदर डिज़ाइन भी बनाया करते थे, और इन सुंदर डिज़ाइनों में क्या होता था, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल होते थे, और कहीं कहीं व्यक्तियों के चित्र भी मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग बड़े अच्छे प्रकार के बर्तन बनाते थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कई चित्र के मतलब बर्तनों पर जो है चित्र छपाया करते थे, पशुओं के, और कहीं कहीं पत्तियों के चित्र भी मिले हैं हमें, कहीं कहीं व्यक्ति के चित्र भी मिले। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तन बनाया करते थे वो काफ़ी अच्छा प्रकार का बर्तन बनाया करते थे। अब अगली बात हम करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है आभूषण बनाने की कला। यह आभूषण सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर, हड्डियां तथा हाथी दांत से बने होते थे। आभूषण जो होते थे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आभूषण सोने चांदी के होया करते थे, मूल्यवान जो मतलब काफ़ी मूल्यवान पत्थर के होया करते थे, और हड्डी के भी होया करते थे, और ये हाथी दांत के भी आभूषण बना लिया करते थे। तो इनके द्वारा बनाए गए मनके तो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। मनकों को पिरोकर एक माला बनाई जाती। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में आगे ऊपर के जो मनके होते थे उसको मतलब मोती के तरीके के होते थे, मोती होते थे एक तरीके के मनके, उनको जो है पिरोकर एक धागे में पिरोकर माला बनाकर ये जो लोग गले में पहना करते थे। अगला पॉइंट है हमारा चित्रकला। हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रकला से बड़ा प्रेम करते थे। ये लोग जो है चित्रकला से बड़ा प्रेम करते थे। ये बर्तनों, मोहरों और घरों को जो है सुंदर चित्रों से सजाते थे। यह बर्तनों को भी अच्छे तरीके से सजाया करते थे चित्रों से, और मोहरों को भी चित्रों से सजाया करते थे। दोस्तों जो मोहर जो है ये किस लिए चित्र बनाया करते थे मोहरों पे, जैसे कि एक स्थान पे मोहर है उस पर इन्होंने किसी का भी चित्र बना दिया, और दूसरे स्थान पे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उनसे एक ही प्रकार की हमें मोहर प्राप्त हुई है। इससे क्या हमें इससे हमें क्या अंदाज़ा मिलता है, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो गतिविधियों में या संस्कृति में एक ही मतलब
इनकी जो है किसी न किसी द्वारा किसी न किसी प्रकार से जो ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मोरों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर भी सेम मोर का प्रयोग होता था और यहाँ पर भी सेम मोरों का प्रयोग होता था। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। यह चित्र, ये जो मोरों पर चित्र बनाते थे, ये चित्र मनुष्य के हुआ करते थे, फूलों के होते थे, पत्तियों के हुआ करते थे और पशु पक्षियों के होते थे। इन चित्रों को सुंदर रंगों से बनाया जाता था। ये जो चित्र होते थे सुंदर रंगों से बनाए जाते थे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अतीत का पुनर्निर्माण। अब जो हमारे इतिहासकार है वो अतीत का पुनर्निर्माण किस तरीके से करते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अब दोस्तों अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या हमारे पुरातत्व जो हैं उन्हें काफ़ी आती है, क्योंकि देखो कुछ तो दोस्तों वस्तुएं जो है वो ज़मीन के अंदर नष्ट हो गई, जो ज़मीन के अंदर दबी रह गई, नष्ट हो गई, और कुछ जो है मिली नहीं उन्हें, और कुछ मिली है तो वो टूटी हुई मिली है, जिसके कारण जो उन्हें अतीत का पुनर्निर्माण करने में काफ़ी कठिनाइयाँ तथा काफ़ी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्वानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हड़प्पा की जो लिपि है उसे कोई भी विद्वान आज तक पढ़ नहीं पाया है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हड़प्पा की लिपि है वो बड़ी रहस्यमय है, वो चित्र में भी है। तो आपका लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो किस तरफ लिखी जाती थी, तो आप लिखोगे दाएं से बाएं की ओर। कहीं कहीं पर ये बाएं से दाएं की ओर भी लिखी है, परंतु आपको पेपर में सिर्फ इतना लिखना है दाएं से बाएं की ओर, आपका 1 नंबर कन्फर्म है। आगे हम बात करते हैं जिस मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको विद्वान नहीं पढ़ पाए हैं। अगर लिपि को ही विद्वान पढ़ लेंगे तो ये जो हमारे सामने जो हड़प्पा सभ्यता के नए नए रूप प्रकट होंगे दोस्तों, मतलब नए नए रूप हमें मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो इस प्रकार की है दोस्तों, इसलिए इन्हें कोई नहीं पढ़ पाया। आप देख सकते हो किस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता की लिपि। और जो कपड़े थे हड़प्पा सभ्यता के जो मिले हमें, 1 मिनट दोस्तों, और जो कपड़े थे, चमड़े थी और लकड़ियाँ की वस्तुएं वो नष्ट हो गई, और बहुमूल्य वस्तु जो वो हमें कहीं कहीं से मतलब बहुत कम प्राप्त हुई है। जो हमें बहुमूल्य वस्तुएं जो बहुत कम प्राप्त हुई है। पुरातत्व जो हमारे पुरातत्वविद हैं जो वो भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों पुरातत्व जो हमें वो भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी देते हैं। भौतिक साक्ष्य क्या होते हैं, जैसे कि मृत भांड हो गया, 1 मिनट, मृत भांड हो गया, आभूषण हो गए और औजार हो गए तथा घरेलू सामान आदि का प्रयोग। जो हमारे मतलब पुरातत्व है वो हमें भौतिक साक्ष्यों पर जो हमें हड़प्पा की जानकारी देते हैं। भौतिक क्या होता है, मृत भांड, आभूषण और औजार। तो खोज इस तरीके से वो हमें उनका अध्ययन करते हैं, मृत भांडों का और आभूषणों और औजारों का जो अध्ययन करते हैं, घरेलू चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इससे जो हमें हड़प्पा सभ्यता की मतलब जानकारी वो लोग हम तक पहुंचाते हैं। आगे बात करते हैं हम खोजों का वर्गीकरण। पुरातत्व खोजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। जो हमारे पुरातत्व है वो खोजों का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो है आपका पहला वर्गीकरण का एक ढंग उपयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु, हड्डियाँ आदि, हाथीदांत आदि से है। और दूसरा जो है वो वर्गीकरण, दूसरा पुरातत्व जो वर्गीकरण करते हैं वो पुरातत्व उपभोक्ता पर आधारित है, मतलब पुरातत्व के उपभोक्ता पर आधारित है। इसमें पुरातत्व को यह निश्चित करना होता है कि कोई वस्तु एक औजार है अथवा कोई आभूषण है, अनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तु है। किसी पुरातत्व वस्तु की उपयोगिता की समझ सामान्य आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी सामान्य पर आधारित होती है। दोस्तों क्या होता है कि मतलब जो हमें वस्तु मिली है उसको वो लोग देखते हैं कि वो किस समय में मतलब प्रयोग की गई है। जैसे कि मानो पत्थर है, पत्थर के फलक, पात्र, मन के जो है चक्कियाँ आदि पूरा वस्तुएं के उपयोगिता को समझने का प्रयास उसके संदर्भ से करते हैं। जैसे वह कहाँ से मिली है,
कहाँ से प्राप्त हुई है, वो घर से प्राप्त हुई है, कब्र से प्राप्त हुई है, अथवा किसी अन्य स्थान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों वो इस पुरातत्व जो होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो मतलब कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे कि कब्र से प्राप्त हुई है तो वो उनका शवों का सावधान जिस तरीके से होते थे उस बारे में जानकारी मतलब जानकारी देते हैं, हमें प्राप्त करते हैं और हमें देते हैं। और कब्रों का जो मतलब मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से करते थे वो दोस्तों। फिर जो है कहाँ घर से प्राप्त हुई है तो वो देखते थे वो किस तरीके की वस्तु है, वो किस प्रयोग में लाई जाती थी। इस तरीके से जो हमारे पुरातत्व है उसका अध्ययन करते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर कर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी पुरातत्व को अप्रत्यक्ष प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हड़प्पा निवासी को वस्त्र के बारे में हड़प्पा निवासी के वस्त्र के बारे में वस्त्र की जानकारी के लिए हमें उनकी मूर्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों क्या होता था कि ये जो अब हम उनके वस्त्र तो इस समय तो देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो उनके वस्त्र का जो मतलब प्रमाण है, जो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं वो उनकी मूर्तियों से लगा सकते हैं कि वो मूर्तियों में किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं। और इस बारे में जो हमें इस तरीके से जो हम उनके वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो क्या पहनते थे, किस तरीके से पहनते थे। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्याख्याओं की समस्या। यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक लिख दिया, यहाँ पे प्रारंभिक आएगा। प्रारंभिक व्याख्याओं की समस्या सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पूर्ण निर्माण के प्रयास में सामने आती थी। दोस्तों जो वो हमारे पुरातत्व हैं उनको ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रमाणों के बारे में आती थी, क्योंकि वह इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते थे सिर्फ कि कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है और किस तरीके की मिली है। जैसे कि वह उन मूर्तियों को माता देवी की संज्ञा देते थे जो भारी आभूषणों से लदी हुई थी तथा उनके सिर पर विस्तृत प्रसादन थे। मतलब जो काफ़ी ज़्यादा आभूषणों से लदी हुई थी और उनके सिर पे एक तरीके का विस्तृत प्रसादन होता था, जैसे ताज होता था या कुछ पहना हुआ होता था उन्होंने मूर्तियों ने, तो वो उसे माता की या मातृ देवी की मूर्ति मानते थे। वह मोहरों पर बने योगी की मुद्रा में पशुओं के साथ बैठे हुए व्यक्ति को शिव मानते हैं। मतलब जो पशुओं के साथ व्यक्ति बैठे हुए हैं, मोहरों पर भी हैं, चित्रों में भी देखे हैं उन्होंने, तो उसे वो जो है शिव की मतलब भगवान शिव की मूर्ति मानते हैं। कुछ मोहरों पर, यहाँ पे मोहरों आएगा, कुछ मोहरों पर पौधे के चित्र बने हैं जिन्हें पवित्र माना जाता था। कुछ मोहरों पर जो है दोस्तों पौधे के चित्र बने हैं जिससे पुरातत्व अंदाज़ा लगाते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि वृक्षों को भी मतलब उस समय वृक्षों को भी धार्मिक स्थान माना जाता था या उनकी पूजा की जाती थी, प्राकृतिक पूजा की जाती थी उनकी प्रकृति के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो क्लियर हो गए होगा। किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट में लिख सकता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे, ये मैंने आपका पार्ट 2 बनाया है और इसका जो पहला पार्ट जो है वो मैंने पहले ही बना के डाल चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। और अब हम इसके तीसरे पार्ट में इसमें जो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।